वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने मैथ्यू अर्नाल्ड की जो बायोग्राफ़ी है उसको कंफर्म कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्यू अर्नाल्ड के जो वर्क्स हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्क्स मैथ्यू अर्नाल्ड साहब के, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं जो कि मैथ्यू अर्नाल्ड साहब के वर्क्स से रिलेटेड हैं। देखिएगा, मैथ्यू अर्नाल्ड के जो वर्क्स हैं, वर्क्स की जो मेजर थीम है, मतलब जो मेन थीम है, मतलब वर्क का जो मेन कंटेंट होता है वो लोनलीनेस पर बेस्ड होता है, एकाकीपन पर बेस्ड होता है, और आइसोलेशन, जिसको हम अलग थलग कहते हैं, समाज से एक अलगाव, अपने आप को पूरी तरीके से एकांत कर लेना, अलग हो जाना, दैट इज़ आइसोलेशन। तो आइसोलेशन की भी हम लोगों को थीम मिलती है, इसके साथ ही साथ लोनलीनेस की भी थीम मिलती है मैथ्यू अर्नाल्ड साहब के वर्क में। इसके साथ ही साथ मैथ्यू अर्नाल्ड ने हाईलाइट किया है फ्लॉ को हाईलाइट किया है, मतलब एरर को हाईलाइट किया है मॉडर्न सोसाइटी, जो ये मॉडर्न सोसाइटी है उसमें। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ है उसका भी एक बेटर इफ़ेक्ट जो है वो मैथ्यू अर्नाल्ड के वर्क्स में हमें मिलता है। मैथ्यू अर्नाल्ड को हम सेज राइटर कहते हैं। क्या बोला जाता है? सेज राइटर बोला जाता है। सेज राइटर का मतलब होता है एक ऐसा राइटर जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, रीडर्स को इंस्ट्रक्ट करता है, जो कंटेम्पोरेरी सोशल इश्यूज़ होते हैं, मतलब राइटर के टाइम के जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनको लेकर कोई राइटर हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसको हम सेज राइटर कह सकते हैं। तो मैथ्यू अर्नाल्ड साहब को सेज राइटर बोला गया है। बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग लर्न रखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्यू अर्नाल्ड के वर्क्स का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो वर्क है द मेमोरियल वर्सेस है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वर्क आप लोगों को करा दे रहा हूँ। ये वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। जो ये वर्क मेमोरियल वर्सेस है इसको मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा था 1850 में लिखा था। डेट इम्पॉर्टेंट है, वो भी लर्न रखिएगा। इस वर्क में टोटल 8 स्टेंजाज हैं, टोटल 8 स्टेंजा हैं, ये भी लर्न रखिएगा। और ईच स्टेंजा, हर एक स्टेंजा में जो लाइंस हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग लाइंस, अलग अलग नंबर हैं लाइंस की अलग अलग स्टेंजा में। मतलब किसी स्टेंजा में अगर 7 लाइंस हैं तो किसी स्टेंजा में वो 8 हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। इस तरीके से लाइन लेंथ जो स्टेंजा में है वो अलग अलग है। टोटल 8 स्टेंजाज में मेमोरियल वर्सेस को अर्नाल्ड ने लिखा है। इसका जो जैनर है वो एलजी है, इसको भी आप लोग अच्छे से लर्न रखिएगा। जो ये मेमोरियल वर्सेस है इसको मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा था ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ लिखा था। जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है 1850 में, 1850 में जब डेथ होती है तो 1850 में ही मैथ्यू अर्नाल्ड जो होता है वो लिखता है द मेमोरियल वर्सेस लिखता है। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये वर्क मेमोरियल वर्सेस है यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड जो है नो डाउट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में तो बात कर ही रहा है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही साथ मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो यहाँ पर बायरन के बारे में भी बातें कर रहा है और गोएथी के बारे में भी बातें कर रहा है। बायरन की भी डेथ हो चुकी है, गोएथी की भी डेथ हो चुकी है। ये दोनों रोमांटिक एज के राइटर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के समकालिक राइटर हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ को तो मॉर्न करेगा ही करेगा, साथ ही साथ बायरन और गोएथी की भी डेथ को मॉर्न कर रहा है मैथ्यू अर्नाल्ड यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर समरी डिस्कस की हैं, 8 स्टेंजास को मैंने यहाँ पर रख दिया है। जो जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं उनको कंफर्म कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा में मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो कहता है कि 3 ग्रेट पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज वर बायरन, गोएथी
एंड वर्ड्सवर्थ। कहता है कि रोमांटिक एज के सबसे महान जो 3 कवि हुए हैं वो बायरन हुआ है, गोएथी हुआ है और वर्ड्सवर्थ हुआ है। फिर अर्नाल्ड कहता है कि बायरन है और गोएथी जो है वो ऑलरेडी पास्ड अवे हो गए हैं, ऑलरेडी उनकी डेथ हो गई है और उनको बरी भी किया गया है, दफनाया भी गया है। गोएथी को दफनाया गया है वीमार में, जो कि जर्मन में पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। और इसके साथ ही साथ बायरन को दफनाया गया है ग्रीस में, यूनान में दफनाया गया है। रोमांटिक एज के 3 महान कवि जो हैं वो बायरन हुआ है, गोएथी हुआ है, वर्ड्सवर्थ हुआ है। बायरन और गोएथी की ऑलरेडी डेथ हो गई है। बायरन को दफनाया गया है ग्रीस में और गोएथी को दफनाया गया है जर्मनी में। अब अर्नाल्ड कहता है कि रोमांटिक एज की जो लास्ट ग्रेट वॉइस बची थी रोमांटिक एज की, वो वर्ड्सवर्थ थी। और जो वर्ड्सवर्थ जी हैं वो भी डाइड, उनकी भी डेथ हो गई है और इसलिए मैथ्यू अर्नाल्ड पोएट जो है वो सैड है। अब हम सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेंजा में अर्नाल्ड जो है वो बायरन कहता है कि जो बायरन है उसने स्ट्रगलिंग की है, उसने संघर्ष किया है, संघर्ष किया है अपने पैशन को लेकर के और डिक्टेट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन को लेकर के। मीन्स जो क्रिश्चियनिटी है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं और यहाँ पर जो बायरन है उसके जो पैशन हैं, उन दोनों के बीच में एक टकराव दिखाई पड़ता है, एक स्ट्रगलिंग दिखाई पड़ती है। मतलब जो कुछ भी क्रिश्चियनिटी कहती थी और जो कुछ भी बायरन चाहता था वो एक दूसरे को क्लैश करते थे आइडियाज़। इस तरीके से एक स्ट्रगलिंग दिखाई पड़ती है पैशन और क्रिश्चियन रिलीजन के बीच में, जो कि बायरन ने किया था। सिंपली आप लोग समझिएगा, मान लीजिए कि आपका जो रिलीजन है वो घूसखोरी को एक्सेप्ट नहीं करता है, ब्राइब को एक्सेप्ट नहीं करता है। आपका रिलीजन बोलता है कि ब्राइब लेना पाप है, आपका रिलीजन बोलता है कि सूदखोरी करना पाप है, इंटरेस्ट पर रुपए देना पाप है। लेकिन आपका पैशन है, आप उधार रुपए देना चाहते हैं इंटरेस्ट पर, आप घूसखोरी करना चाहते हैं। तो आपके पैशन जो हैं और आपका रिलीजन जो है उन दोनों के बीच में एक स्ट्रगलिंग आपके सामने खड़ी हो जाती है और इसी तरह की स्ट्रगलिंग को बायरन ने किया था, ऐसा अर्नाल्ड कह रहा है। मैथ्यू अर्नाल्ड साहब जो हैं वो यहाँ पर बायरन के स्ट्रगल को कंपेयर कर रहे हैं टाइटैनिक के स्ट्रगल से कंपेयर कर रहे हैं, ये भी आप लोग लर्न रखिएगा। और इसके साथ ही साथ अर्नाल्ड साहब प्रेज़ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं बायरन की, कि जो उनका फोर्स है वो उनकी पोएट्री में दिखलाई भी पड़ता है। अर्नाल्ड साहब एडमायर भी कर रहे हैं बायरन को एडमायर भी कर रहे हैं अर्नाल्ड साहब बायरन का जो बोल्ड और रिबेलियस स्पिरिट थी उसके लिए। अब हम लोग थर्ड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेंजा में गोएथी की बात कर रहे हैं मैथ्यू अर्नाल्ड जी, और अर्नाल्ड जो हैं वो गोएथी को सेज ऑफ यूरोप कहते हैं, यूरोप का सेज कहते हैं। इसके साथ ही साथ अर्नाल्ड साहब जो हैं वो गोएथी को द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज कहते हैं। मतलब जो वो आयरन एज था यूरोप का, उसका सुधार करने वाला कहते हैं, उसका फिजिशियन कहते हैं। इसके साथ ही साथ मैथ्यू अर्नाल्ड जी गोएथी को फिलॉसफिक पोएट ऑफ जर्मनी कहते हैं। अब हम लोग फोर्थ स्टेंजा की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेंजा में जो अर्नाल्ड जी हैं वो कंटिन्यू रखते हैं, गोएथी के बारे में बतलाना कंटिन्यू रखते हैं और कहते हैं कि गोएथी ने विटनेस किया है, गोएथी ने देखा है यूरोप का डाइंग आर, यूरोप का जो डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा था उसको गोएथी ने देखा है, उसको गोएथी ने विटनेस किया है। गोएथी का जो फेथ था इन दी पावर ऑफ आर्ट था, आर्ट की पावर में गोएथी का विश्वास था और गोएथी का मानना था कि आर्ट की जो पावर है वो मैन को लिबरेट कर सकती है, मैन को आज़ाद कर सकती है इनसेन डिस्ट्रेस से, बिना मतलब के कर सकती जो पावर है, ऐसा गोएथी का मानना था।
फिफ्थ स्टेंजा की तरफ हम लोग चलते हैं। फिफ्थ स्टेंजा में मैथ्यू अर्नाल्ड जो है अब वर्ड्सवर्थ की बातें कर रहा है, वर्ड्सवर्थ की बातें कर रहा है। और मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो वर्ड्सवर्थ को काल्स पुकारता है द लास्ट पोएटिक वॉइस ऑफ रोमांटिक एज, रोमांटिक वे एज की आखिरी पोएटिक वॉइस कहकर पुकारता है। अर्नाल्ड जो है वो कहता है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो सुपीरियर है। वर्ड्सवर्थ क्या है? सुपीरियर है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो है वो ब्राट लेकर आया है, द रीडर, रीडर को लेकर आया है इनटू द सिंपैथेटिक कांटेक्ट विथ नेचर, प्रकृति के साथ में हमारा जो सहानुभूति वाला अप्रोच है उस अप्रोच तक विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो हम लोगों को लेकर के आया है। सिक्स्थ स्टेंजा में अर्नाल्ड जो है वो कहता है कि ऑल ऑफ आवर सोल, जो हमारी आत्मा थी, हैड बीन डेड, वो तो डेड हो गई थी, वो तो मर गई थी, हमारी आत्मा खत्म हो गई थी। अनटिल वर्ड्सवर्थ अराइव्ड ऑन द सीन एंड ब्रॉट देम बैक टू लाइफ। अर्नाल्ड कहता है कि हमारी जो आत्मा थी वो तो लगभग मृत हो गई थी, लगभग डेड हो गई थी। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ आता है और वो हमारी आत्मा को अलाइव कर देता है, हमारे सोल को नेचर के साथ में कनेक्ट कर देता है। फिर सेवंथ स्टेंजा की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड कहता है कि जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, वो खुद को रिपीट करता है। अर्नाल्ड कहता है कि आगे चल कर के नो डाउट वी में कम, हम आ सकते हैं इनटू द कांटेक्ट ऑफ माइंड्स लाइक गोएथी, आगे चल कर के हो सकता है कि गोएथी जैसा माइंड हमको देखने को मिल जाए, हमें विजडम देखने को मिल जाए, हमको पैशन देखने को मिल जाए, बैरन की जो फोर्स है वो भी हमें देखने को आगे चल कर के मिल जाए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करता है खुद को। लेकिन मैथ्यू अर्नाल्ड कहता है कि जो हीलिंग पावर है ऑफ आ माइंड, माइंड को हील करने की जो पावर वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के अंदर थी, उस तरह की हीलिंग पावर दोबारा आना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर लास्ट 8 स्टेंजा में मैथ्यू अर्नाल्ड कहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी को रोथा रिवर, जो रोथा नदी है, उसी के किनारे पर वर्ड्सवर्थ जी को बरी किया गया था, दफनाया गया था। अब वहाँ पर जो घास लगी हुई है, जो ग्रेव है जहाँ पर दफनाया गया है, वहाँ पर जो घास लगी हुई है, उस घास को एवरीडे, हर दिन फ्रेश करता है रोथा का वाटर, रोथा रिवर का जो वाटर है वो फ्रेश करता है। और यही रोथा रिवर का रिपेमेंट है वर्ड्सवर्थ के लिए। जैसा कि वर्ड्सवर्थ जो है जब वो अलाइव था तब उसने स्पेंड किया था अपना टाइम नियर द रिवर, नदी के किनारे, और कंपोज्ड किया था हिज पोएम्स, अपनी कविताओं को। तो यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड कह रहा है कि रोथा नदी के किनारे विलियम वर्ड्सवर्थ को दफनाया गया था। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कब्र है, कब्र के ऊपर जो घास लगी हुई है, आसपास जो घास लगी हुई है, उसको रोथा रिवर का जो पानी है वो फ्रेश करता रहता है। और इस तरीके से रोथा रिवर जो है वो अपना रीपेमेंट कर रही है वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने अपना बचपन जो है रोथा रिवर के किनारे गुजारा था। रोथा रिवर के किनारे बैठ कर के बहुत सारी कविताएं वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। तो वर्ड्सवर्थ ने रोथा रिवर के लिए तो बहुत कुछ किया, तो का भी कुछ फर्ज बनता है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए वो करे। इसलिए रोथा रिवर जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो आसपास जो घास है रोथा रिवर का। तो इस तरीके से मैथ्यू अर्नाल्ड मेमोरियल वर्सेस को कंप्लीट करता है। यहाँ पर मैंने काफ़ी इनडेप्थ एनालिसिस करा दिया है, इतना सफिशियंट है, आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो ये वर्क मेमोरियल वर्सेस है, यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड कह रहा है द लास्ट पोएटिक वॉइस, आखिरी पोएटिक वॉइस जो थी रोमांटिक एज की, इज़ डम्ब, अब वो शांत हो गई है। वी, हम, स्टैंड, खड़े हुए हैं, टुडे, आज,
बाई वर्ड्सवर्थ टॉम्ब, वर्ड्सवर्थ का जो टॉम्ब है, वर्ड्सवर्थ का जो मकबरा है, वर्ड्सवर्थ की जो ग्रेव है, उसके पास में आज हम खड़े हुए हैं। और लास्ट पोएटिक वॉइस जो रोमांटिक एज की है वो भी शांत हो गई है। नेक्स्ट कहता है कि व्हेन बैरन आइज वर सट, जब बैरन की आंखें सट हुई, बंद हुई, इन डेथ, मौत की वजह से, वी वाउड ओ आवर हेड, तब हम लोगों ने अपने अपने सर को झुका लिया, एंड और हेल्ड आवर ब्रीथ, और जो हमने अपनी सांसें हैं उनको थाम लिया। अर्नाल्ड कहता है कि बैरन की जब आंखें बंद हुई थी मौत की वजह से, तो हम लोगों ने अपना अपना सर झुका लिया और हम लोगों ने अपनी अपनी सांसें थाम ली थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कहता है कि व्हेन गोएथीज डेथ, जब गोएथी की मौत, वाज टोल्ड, हमें बताई गई, वी सेड, तब हमने कहा, संक, डूब गया, इज़ यूरोप्स सेज हेड, यूरोप के सेज का जो हेड था वो अब डूब गया। फिर नेक्स्ट अर्नाल्ड कहता है कीप फ्रेश, ताज़ा रख रहा है, द ग्रास, घास को, अपान हिज ग्रेव, वर्ड्सवर्थ के ग्रेव के ऊपर, ओ रोथा, हे रोथा रिवर, विथ, साथ में, दाई, अपने, लिविंग वेब का मतलब जीवंत लहरें। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ के लिए कह रहा है मैथ्यू अर्नल्ड कि रोथा रिवर का जो वाटर है, विलियम वर्ड्सवर्थ के ग्रेव की जो घास है उसको फ्रेश रख रहा है, अपने जीवंत, अपने सजीव पानी के साथ, लहरों के साथ। नेक्स्ट कहता है कि एंड वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ जो है, आह पेल, घोस्ट, पेल का मतलब मुरझाए हुए, घोस्ट का मतलब भूत प्रेत, रिजॉइस का मतलब आनंद लेना, हैज सच सूथिंग वॉइस, सूथिंग वॉइस का मतलब आनंद देने वाली आवाज़। अर्नल्ड कहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की अब तो डेथ हो चुकी है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पहुंच गया है, ऐसे रेयम में पहुंच गया है, ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया है जहां पर अब घोस्ट हैं। तो वहां पर घोस्ट लोग जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की आवाज़ को रिजॉइस कर रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की आवाज़ का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा सूत करने वाली, इतना ज़्यादा आराम पहुँचाने वाली आवाज़ को सुना नहीं होगा। तो इस तरीके से मैथ्यू अर्नाल्ड का ये वर्क है, मेमोरियल वर्सेस। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ चल रहे हैं, डावर वीच। ये भी मैथ्यू अर्नाल्ड का वर्क है। मैथ्यू अर्नाल्ड ने डावर वीच वर्क को लिखा था 1851 में लिखा था, जब वो अपने हनीमून में गया हुआ था, हनीमून पर गया हुआ था। जो ये वर्क है वो पब्लिश होता है 1867 में पब्लिश होता है इन दी कलेक्शन ऑफ न्यू पोएम्स। न्यू पोएम्स नाम का एक कलेक्शन आता है, वहीं पर ये वर्क पब्लिश होता है। आप लोग बहुत अच्छे से लर्न रखिएगा। मेमोरियल वर्सेस की जो डेट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, डावर विच की जो डेट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ईयर इम्पॉर्टेंट है कि वर्क लिखा कब गया और वर्क पब्लिश कब हुआ। जो ये वर्क है डावर बीच, यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो डिस्क्राइब करता है इफ़ेक्ट को बतलाता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट क्या है। इसके साथ ही साथ लॉस ऑफ फेथ, लोगों का जो विश्वास है इन रिलीजन, धर्म में, वो धीरे धीरे खो रहा है, इसको भी वो बतलाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट लाइंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हैं है, तो इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हैं डार्विच की, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, मैथ्यू अर्नाल्ड डार्विच में कह रहा है, द सी इज़ काम, समुद्र जो है वो शांत है, टू नाइट, आज की रात, द टाइड, जो लहरें हैं, इज़ फुल, वो फुल हैं, पूरी तरीके से अपने उफान पर हैं, द मून लाइज फेयर, चंद्रमा जो है वो चमक रहा है। अब अर्नल्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन कहता है, अपनी पत्नी से कहता है एड्रेस करते हुए, आह लव, हे प्रिय, लेट अस बी ट्रू, हमें वफादार रहना चाहिए, टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए, फार, क्योंकि, दी वर्ल्ड, जो ये संसार है, व्हिच, जो,
सीम्स प्रतीत होता है, टू लाई बिफोर अस जो हमारे सामने है, लाइक जैसे कि आ लैंड ऑफ ड्रीम्स ये सपनों का कोई संसार है। सो वेरियस ये बहुत ही ज़्यादा वेरियस है, बहुत ही ज़्यादा विविधता से भरा हुआ है। सो ब्यूटीफुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो न्यू बहुत ही ज़्यादा नया है। अर्नाल्ड कहता है हैथ रेली यहाँ पर वास्तव में नाइदर जॉय ना तो जॉय है ना तो प्रसन्नता है, नार लव ना ही प्रेम है, नार लाइट ना ही प्रकाश है, नार सर्टिट्यूड ना ही मन को पहुँचाने वाली शांति पहुँचाने वाली पीस यहाँ पर है, नार हेल्प और ना ही यहाँ पर सहायता है, फार पेन दुख दर्द में, एंड और वी हम आर हैं हेयर यहाँ पर एज जैसे कि, एन अ डार्कलिंग प्लेन अंधकार से भरा हुआ एक मैदान, स्वेप्ट जहाँ पर कन्फ्यूज्ड एलार्म बजने की वजह से स्ट्रगल हो रहा है, फाइट हो रहा है, इग्नोरेंट आर्मीज़ क्लैश आपस में कर रहे हैं बाई नाइट रात को। यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर वैसे हैं जैसे कि आर्मी का जो ट्रूप होता है, आर्मी का जो दस्ता होता है, रात का समय होता है और अगर गलती से वहाँ पर खतरे का जो अलार्म होता है वो बज जाता है, और जब वो खतरे का अलार्म बजता है तो कन्फ्यूज़न की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, वो आपस में फ़ाइट करने लगते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पर टकरा रहे हैं। तो इस तरीके से डावरवीच वर्क है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क हमारा है रग्बी चैपल। इसको भी मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा है। रग्बी चैपल जो है वो एक एलिजी है और इसको मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा था ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने फादर की डेथ पर लिखा था। इस वर्क में मैथ्यू अर्नाल्ड डिस्क्राइब करता है द वर्च्यू ऑफ हिज फादर, अपने फादर के जो वर्च्यूज़ हैं उनको डिस्क्राइब करता है। वो कहता है मैथ्यू अर्नाल्ड कि जब उसका फादर अलाइव था तो उस समय एवरीथिंग वाज फाइन, हर एक चीज़ उसे अच्छी लगती थी, हर एक चीज़ ठीक ठाक थी। कहता है कि इवन द डार्क मंथ ऑफ नवंबर, यहाँ तक कि नवंबर का जो डार्क मंथ होता है वाज ब्राइट, वो भी ब्राइट नज़र आता था जब उसका फादर अलाइव था। ठीक, जो ये पोएम है रग्बी चैपल, इसका जो नेम रखा गया है रग्बी चैपल रखा गया है। तो चैपल जो होता है इसका मतलब पूजा घर होता है, चर्च होता है। रग्बी पब्लिक स्कूल था जहाँ पर इसका फादर प्रिंसिपल था, तो रग्बी पब्लिक स्कूल के पास में ही एक चर्च था, एक पूजा घर था, एक चैपल था, वहीं से इसकी टाइटल डिराइव की गई है रग्बी चैपल। ठीक, जहाँ पर अर्नाल्ड का जो फादर था वो हेडमास्टर था 14 ईयर्स तक के लिए, 14 साल तक के लिए। तो इस तरीके से रग्बी चैपल जो वर्क है, जितनी भी आपको डिटेल दी गई है सफिशिएंट है, इतना आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्क है थैरिसिस। थैरिसिस जो ये वर्क है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि थैरिसिस वर्क अर्नाल्ड का वर्क है और अर्नाल्ड ने इस वर्क को किसके लिए लिखा था। तो थैरिसिस जो है वो एक एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी है थैरिसिस, और इसको मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा था ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लाउ की डेथ पर लिखा था। अब ये आर्थर ह्यू क्लाउ कौन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्थर ह्यू क्लाउ जो है वो मैथ्यू अर्नाल्ड का फ्रेंड होता है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनता है। उसकी डेथ को मार्न करने के लिए मैथ्यू अर्नाल्ड ने एक एलिजी लिखी थी जिसका नेम थैरिसिस है। अब यहाँ पर जो ये कैरेक्टर थैरिसिस है वो एक सेफर्ड है। वर्जिल जो कि रोमन राइटर है, उसने जो एकोलॉग लिखे थे, पेस्टोरल पोएम लिखी थी, वहाँ पर 7th नंबर की जो एकोलॉग है वहाँ पर थैरिसिस नाम का एक कैरेक्टर आया है जो कि पोएट होता है। पर यहाँ पर आर्थर ह्यू क्लाउ को रिप्रेजेंट किया है। तो ये थैरिसिस एलिजी है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट और लास्ट वर्क की तरफ चलते हैं आज की क्लास का। वो वर्क है सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम एक नरेटिव पोएम है जिसको मैथ्यू अर्नाल्ड साहब ने लिखा है। जो ये सोहराब एंड रुस्तम पोएम है वो बेस्ड है, आधारित है, एक एपिक पर आधारित है, जिस एपिक का नेम है सहनमाह। ये एक एपिक है। इसको लिखा था फिरदौसी ने लिखा था।
फिरदौसी जो है वो एक पर्सियन पोएट हुआ है, पर्सिया का पोएट हुआ है, जिसने एक एपिक लिखा था। इसी पर बेस्ड है ये वर्क सोहराब एंड रुस्तम। इसमें जो रुस्तम होता है वो सोहराब का फादर होता है। सोहराब जो है वो रुस्तम को सर्च कर रहा होता है, चाइल्डहुड से, बचपन से ही सर्च कर रहा होता है, क्योंकि बचपन में ही रुस्तम जो है वो डिसअपियर हो गया था, जिस समय सोहराब जो है वो एक चाइल्ड था, वो एक बच्चा था। इसलिए सोहराब जो है वो स्टार्टिंग से ही रुस्तम को सर्च कर रहा है, अपने पिता का पता लगा रहा है। आगे चल कर के एक बैटल जब होता है तो बैटल में सोहराब भी लड़ने के लिए आता है, रुस्तम भी लड़ने के लिए जाता है, और उस बैटल में रुस्तम जो होता है वो किल्ड कर देता है, मार देता है सोहराब को, ड्यू टू इग्नोरेंस। उनको मालूम नहीं होता है, उस समय रुस्तम को ये नहीं मालूम होता है कि सोहराब उसका बेटा है ना, तो सोहराब को मालूम होता है कि रुस्तम उसका फादर है। और उस युद्ध में दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड से लड़ रहे होते हैं, और उसमें जो रुस्तम होता है वो सोहराब को किल कर देता है, ड्यू टू इग्नोरेंस किल कर देता है। तो इस तरीके से फाइनली आज की क्लास में हम लोगों ने मैथ्यू अर्नाल्ड का जो वर्क्स है वहाँ से रिलेटेड कुछ सर्टेन पॉइंट्स पहले कंफर्म किए हैं। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर कंफर्म किया है, मेमोरियल वर्सेस को कंफर्म किया है। थेरेसिस वर्क जो है, सोहराब एंड रुस्तम जो वर्क है, डावरवीच है मैथ्यू अर्नाल्ड का, ये सारे वर्क कवर किए हैं। आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में मैथ्यू अर्नाल्ड के जो और भी वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं हम लोग उनको कंफर्म करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।